नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम आपके सामने सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। ये प्रश्न विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में कभी न कभी पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। ये बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। 25 प्रश्नों की ये श्रृंखला है। आइए हम लोग इनका अभ्यास करते हैं। देखिए बच्चों, मेरे पहला प्रश्न हमारा जो है वो है कार्य का मात्रक है। हमारा विकल्प है जूल, दूसरा न्यूटन, तीसरा वाट, चौथा है डाइन। तो मेरे प्यारे बच्चे, देखिए कार्य की परिभाषा आपके समक्ष लिखी हुई है यहाँ पर। तो ये लिखा है, कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है। ये बल की परिभाषा है। और जो मात्रक की बात करें, कार्य का जो मात्रक होता है वो प्यारे बच्चों जूल होता है। जी हाँ, कार्य का मात्रक जूल होता है। बात करें न्यूटन जो होता है मेरे प्यारे बच्चे, वो बल का एसआई मात्रक होता है। वाट जो है आपका वो शक्ति का मात्रक होता है। डाइन जो होता है सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्न में कार्य का मात्रक आपका जूल होगा। जी हाँ प्यारे बच्चों, अगला देख सकते हैं हमारे पास अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष इकाई है। जी हाँ, प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की, समय की, प्रकाश तीव्रता की या द्रव्यमान की। देखिए प्यारे बच्चों, आपके सामने ये परिभाषा लिखी हुई है प्रकाश वर्ष की कि प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का मापक है, यानी दूरी का मापक है। खगोलीय दूरी काफ़ी ज़्यादा होती हैं जिन्हें किलोमीटर में मापना इतना आसान कार्य नहीं होता है, इसलिए उसके लिए एक नया मात्रक प्रयोग में लाया जाता है जिसे प्रकाश वर्ष कहा जाता है। प्रकाश वर्ष एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी को कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश वर्ष की जो इकाई होगी वह किसकी है? दूरी की। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न जो है मेरे प्यारे बच्चे, वो देख सकते हैं आप, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। देखिए मात्रक लिखे हुए हैं और उनकी राशियाँ लिखी हुई हैं। देखते हैं कौन सा मात्रक इसमें सही नहीं है। देखिए डेसिबल क्या ध्वनि की प्रबलता की इकाई है? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है हमारा। क्या अश्वशक्ति शक्ति का इकाई है? जी हाँ, ये कथन भी हमारा पूरी तरीके से सही है। समुद्री मील क्या दूरी की इकाई है? जी हाँ, ये भी सही है। क्या सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है? जी नहीं, ये हमारा सही नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो जो इसमें पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो हमारा ये चौथा प्रश्न ही सही हो जाएगा, क्योंकि सेल्सियस ऊष्मा का नहीं ताप का मात्रक होता है, तो यही सुमेलित नहीं है। देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कुछ और आप के मात्रक दिए गए हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। देखिए विद्युत धारा का मात्रक आपके पास है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। कोण का मात्रक रेडियन है, कोण का मात्रक रेडियन है। और ठोस कोण का मात्रक स्टेरेडियन है। दाब का मात्रक पास्कल है और ताप का मात्रक देखिए केल्विन है। और कार्य और ऊर्जा का मात्रक आपका जूल है और शक्ति का मात्रक आपका वाट है और प्रतिरोध का मात्रक ओम है। प्रेरक का मात्रक आपका हेनरी है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखिए यहाँ पर आवर्ती का मात्रक आपका हर्ट्ज है और तरंगदैर्घ्य का मात्रक आपका एंगस्ट्रॉम है। विभवांतर का मात्रक आपका वोल्ट है और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक आपका ल्यूमेन है। ठीक है प्यारे बच्चे, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक आपका वेबर है। लंबाई का मात्रक मीटर है। समय का मात्रक सेकंड है और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है। ये आप 20 मात्रकों को और भी याद रखेंगे तो यहाँ से आपको हमारे इस प्रश्न का जो उत्तर है, जो सही सुमेलित नहीं है, वो चौथा विकल्प है ना, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चौथा प्रश्न हमारा देख सकते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से सदिश राशि है? क्या वेग है, द्रव्यमान है, समय है या लंबाई है? ठीक है, देखिए सदिश राशियाँ क्या होती है? सदिश राशियाँ क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। तो हमारा जो विकल्प है, तो वेग जो है
हमारी एक सदिश राशि है, बाकी सारी अदिश राशियाँ हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, देखिए सदिश राशियाँ क्या होते हैं, जिनमें परिमाण तथा दिशा व्यक्त की दोनों की आवश्यकता पड़ती है, जबकि अदिश राशियों में सिर्फ हमारा परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारा निम्नलिखित में से जो वेग, द्रव्यमान और समय और लंबाई, इन चारों में से सदिश राशि कौन सी थी? वो थी वेग। ठीक है प्यारे बच्चे, आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला और 5वां प्रश्न है बल का गुणनफल है, यानी बल का गुणनफल किसका कहलाता है? देखिए बल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, देखते हैं। बल को एक ऐसा भौतिक कारक, धक्का अथवा खिंचाव माना जा सकता है, इसके रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं, जो कि किसी वस्तु की स्थिति या एक समान गति अथवा दशा को या वस्तु की गति एवं दिशा को या तो बदल सकता है या बदलने का प्रयास करता है, तो हम उसे बल कहते हैं। देखिए बल का कहेगा द्रव्यमान गुणे त्वरण। देखिए बल हमारा द्रव्यमान गुणे त्वरण यहाँ पर देख सकते हैं कि व्यक्त हुआ है। तो इसमें पूछा गया है बल का गुणनफल क्या है, तो हमारा सही उत्तर होगा द्रव्यमान और त्वरण। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, द्रव्यमान और त्वरण ही जो होता है बल का गुणनफल कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, देखिए बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक भी दे रखा है, डाइन होता है। एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं हम छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न हमारा देखिए, पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है। तो घनत्व तो क्या होता है, ये देखिए परिभाषा है आपके पास समक्ष कि किसी पदार्थ के एकांक आयतन में पदार्थ का जो परिमाण होता है उसे उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। घनत्व के सिद्धांत की खोज यूनानी वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने की थी। आर्किमिडीज आप याद रखेंगे, आर्किमिडीज ने की थी। घनत्व का जो सूत्र है द्रव्यमान बटे आयतन है। घनत्व का एसआई मात्रक की बात करें किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। ठीक है मेरे बच्चे, तो घनत्व के सूत्र को स्मॉल m बटे v के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। तो पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है, तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर है 4 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिकतम होता है। इस बात को याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 7वां प्रश्न है प्यारे बच्चों, देख सकते हैं 7वां प्रश्न है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, इसका क्या कारण है? क्या वायुदाब की कमी के कारण, वायुदाब में वृद्धि के कारण, तीसरा स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, या चौथा अत्यधिक भार के कारण? तो मेरे प्यारे बच्चे, वायुदाब क्या होता है देख सकते हैं आपके इस प्रश्न के बगल में, विकल्पों के बगल में एक वायुदाब से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको दिखाया गया है। जैसे वायुमंडल दाब क्या होता है, और अन्य जो प्रश्न परीक्षा में बन सकते हैं। वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है, तो बैरोमीटर से। इस बात को याद रखिएगा, परीक्षा में की दृष्टि से कई बार पूछा गया है। तो हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय स्याही जो पेन से निकलने लगती है, उसका मुख्य कारण होता है कि वायु ऊंचाई के साथ वायुदाब में कमी के कारण। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है वायुदाब में कमी के कारण। ठीक है प्यारे बच्चे, और इस बात को भी याद रखिएगा, वायुमंडलीय दाब को किस चीज़ से मापा जाता है, वो है बैरोमीटर से। ठीक है प्यारे बच्चे, आइए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 8वां प्रश्न है, वायुमंडलीय वायुदाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात को संकेत करता है कि मौसम में, ठीक है, ये बैरोमीटर की ही बात कर रहा है कि अचानक उसमें रीडिंग के अगर गिरावट आ जाती है तो मौसम संबंधी हमें कौन सी जानकारी प्राप्त होती है कि मौसम स्थिर तथा शांत रह होगा, या फिर दूसरा है वर्षा युक्त होगा, तीसरा ठंडा होगा, या चौथा तूफानी होगा। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, वायुदाब मापी में जब भी रीडिंग अचानक गिरती है तो हमें मौसम में तूफान आने का अंदेशा होता है। तो हमारा सही उत्तर होगा तूफान। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे बच्चे। हमारा 9 नंबर का प्रश्न जो है लिखा हुआ है, सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन इस कारण होता है। 4 विकल्प है, क्या नाभिकीय संलयन के कारण, दूसरा नाभिकीय विखंडन के कारण, तीसरा रेडियो सक्रियता के कारण, या कृत्रिम रेडियो सक्रियता के कारण। मेरे प्यारे बच्चे, जो हमारा सही उत्तर है
वो है नाभिकीय संलयन। सूर्य पर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया बराबर होती रहती है, जो कि सूर्य पे अपार ऊर्जा निरंतर बना करती है। तो हमारा सही उत्तर होगा पहला, नाभिकीय संलयन। आइए चलते हैं प्यारे बच्चों 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न हमारा देख सकते हैं, निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? 4 ऑप्शन हैं, पारा, पानी, ईथर और चौथा है बेंजीन। तो हमारा सबसे अच्छा जो चालक होता है मेरे प्यारे बच्चों इन चारों में से, वो है पारा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और इसी के साथ हम आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए अब हमारे पास प्रश्न है 11 नंबर, सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा, पहला विकल्प है चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, दूसरा सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तीसरा है पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है, या चौथा सूर्य चंद्रमा व पृथ्वी एक सीध में नहीं होते हैं। देखिए प्यारे बच्चे, जो आप ये चित्र देख पा रहे हैं, इस चित्र को देखिए इसमें सन और अर्थ के बीच में मून है, यानी आप सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। तो हमारा पहला प्रश्न देखिए, पहला विकल्प देखिए जो प्यारे बच्चे लिखा हुआ है, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, इस स्थिति को ही हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न, जो इस प्रश्न का पहला विकल्प है, वो प्यारे बच्चे बिल्कुल सही हो जाएगा कि चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, या दूसरे शब्दों में हम कहें सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में आ जाते हैं तब सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं हम 12वें प्रश्न की ओर। हमारा 12वां प्रश्न है, देखिए प्यारे बच्चों 12वां प्रश्न है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है। मेरे प्यारे बच्चे, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, ठीक है। जो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य का अगर बात करते हैं तो लाल होता है, लेकिन यहाँ सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश की बात की गई है, तो वो हमारा होता है प्यारे बच्चों बैंगनी। जी हाँ, सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है बैंगनी। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे आते हैं, हमारा देखते हैं हम अगले, हमारा है 13 नंबर, विभवांतर का मात्रक होता है। देखिए खोता है लिखा है प्यारे बच्चों, आप इसे होता है समझेंगे। विभवांतर का मात्रक होता है, क्या एम्पियर, क्या कूलाम, कि वोल्ट या ओम। प्यारे बच्चे देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। एम्पियर जो होता है आपका विद्युत धारा का होता है, तो ये तो होगा नहीं इसका। कूलाम जो होता है आवेश का मात्रक होता है, वोल्ट हमारा विभवांतर का मात्रक होगा, ओम हमारा प्रतिरोध का मात्रक होगा। इस प्रश्न में विभवांतर का मात्रक पूछा गया, इसलिए हमारा तीसरा विकल्प सही होगा विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं हम 14वें नंबर प्रश्न की ओर। हमारा 14 नंबर प्रश्न है, प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध का मात्रक है, क्या ओम है, क्या वोल्ट है, या एम्पियर है, या न्यूटन है। चारों ही किसी न किसी भौतिक राशि के मात्रक दे रखे हैं। हमारा प्रतिरोध का मात्रक की बात करें तो पहला विकल्प ही सही होगा, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। वोल्ट की बात करें, हम पिछले प्रश्न में पढ़ के आए हैं, वोल्ट हमारा विभवांतर का मात्रक है। एम्पियर की बात करें तो एम्पियर हमारा जो है विद्युत धारा का मात्रक है, और न्यूटन की बात करें, न्यूटन हमारा बल का एसआई मात्रक होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का अगर हम बात करें, इस प्रश्न के उत्तर की, तो 14वें नंबर यानी प्रतिरोध का मात्रक है, तो उसका हमारा सही उत्तर होगा ओम। ठीक है प्यारे बच्चों, ओम। आगे चलते हैं हम 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न हमारा देखिए लिखा हुआ है, दूरबीन का आविष्कारक है। हमारे पास विकल्प हैं गैलीलियो, केपलर, न्यूटन या रदरफोर्ड। ठीक है, तो हमारा इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, दूरबीन के आविष्कारक हो जाएंगे गैलीलियो। ठीक है प्यारे बच्चे, दूरबीन के आविष्कार गैलीलियो। ठीक है, आगे चलते हैं प्यारे बच्चे हम 16वें नंबर प्रश्न की ओर। 16वां नंबर प्रश्न है हमारा, 2 ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं होते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आप जानते हैं उपग्रह जो ग्रह के चक्कर लगाते हैं उनसे हम उपग्रह कहते हैं। तो ऐसे हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सभी ग्रहों के पास लगभग अपने उपग्रह, प्राकृतिक उपग्रह होते हैं, लेकिन 2 ऐसे ग्रह हैं जिनमें उनके कोई भी उपग्रह नहीं है। वही हमारा प्रश्न है, 2 ऐसे ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं होते हैं। क्या पृथ्वी या बृहस्पति? जी नहीं, ये तो विकल्प नहीं होगा। पृथ्वी के पास हमारा चंद्रमा उपग्रह है। तो बुध या शुक्र ग्रह, बुध तथा मंगल ग्रह, शुक्र तथा मंगल ग्रह। तो हमारे जो उपग्रहहीन ग्रह हैं वो हैं बुध और शुक्र। जी हाँ, बुध और शुक्र के पास कोई उनका प्राकृतिक उपग्रह
नहीं है। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, हमारा 17वां प्रश्न है निम्न में से किसे भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? शुक्र ग्रह, बुध ग्रह, मंगल ग्रह या अरुण ग्रह? तो भोर के तारे के रूप में हम जानते हैं शुक्र ग्रह को। क्या जानते हैं? शुक्र ग्रह हमारा भोर का तारा कहलाता है। इस बात को याद रखेंगे। आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा बेटा 18 नंबर है। उसमें बात की जा रही है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। क्या बृहस्पति ग्रह, दूसरा मंगल ग्रह, तीसरा शनि ग्रह, चौथा वरुण ग्रह? देखिए प्यारे बच्चे, ये हमारे आप चित्र में देख पा रहे हैं, एक क्रम से आपके पास जैसे सूर्य के परिक्रमा करते हुए से सारे ग्रह हैं वो दिखाए गए हैं। तो हमारा प्रश्न है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हमारा सही उत्तर ये पहला विकल्प ही होगा, बृहस्पति ग्रह। जी हाँ, बृहस्पति ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, हमारा 19 नंबर का जो प्रश्न है वो एक नोबेल पुरस्कार से संबंधित है। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू हुआ। इन्होंने खोज की थी, किस चीज़ की खोज की थी ये बात की जा रही है। क्या नंबर 1 डायनामाइट की खोज की थी, दूसरा गति का तीसरा नियम की खोज की थी, या सौरमंडल की ग्रहों की खोज की थी, या भाप के इंजन की खोज की थी? तो मेरे प्यारे बच्चे, अल्फ्रेड नोबेल जो हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर, अल्फ्रेड नोबेल जो थे इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। किसकी? डायनामाइट की खोज की थी। और इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जो फिलहाल इस समय 6 क्षेत्रों में दिया जा रहा है। और सन 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिए गए थे। और भारतीय तौर पर बात करें, रविंद्रनाथ टैगोर हमारे पहले भारतीय थे जिन्हें यह पुरस्कार 1911 में प्राप्त हुआ था साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है और उन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। आगे चलते हैं प्यारे बच्चे, हमारा 20वां प्रश्न है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, अरुण ग्रह या वरुण ग्रह? तो प्यारे बच्चे, लाल ग्रह को हम कहते हैं मंगल ग्रह को। जी हाँ, लाल ग्रह हमारा मंगल ग्रह होता है। ठीक है प्यारे बच्चे, आगे चलते हैं हम 21वें प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न हमारा देखिए लिखा है सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने, न्यूटन ने, केपलर ने या रदरफोर्ड ने? 4 विकल्प हमारे सामने हैं। तो सापेक्षता का सिद्धांत प्यारे बच्चों हमारा पहला विकल्प सही होगा, आइंस्टीन ने। जी हाँ, ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो 22वां प्रश्न है वो देखिए संक्षारण से संबंधित है। लोहे में जंग लगने से क्या होता है? क्या विघटन होता है, विस्थापन होता है, ऑक्सीकरण होता है या अपचयन होता है? तो प्यारे बच्चे, लोहे में जंग लगना एक ऑक्सीकरण क्रिया है। तो लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण। ठीक है प्यारे बच्चे, आइए हम चलते हैं अपने 23वें प्रश्न की ओर। तो हमारा 23वां प्रश्न है सूखी बर्फ या ड्राई आइस क्या है? नंबर 1 सूखा हुआ बर्फ, दूसरा ऑप्शन है रेगिस्तान में जमी हुई बर्फ, या तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप, या चौथा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ठोस रूप। तो प्यारे बच्चे, जो हमारा तीसरा विकल्प है कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप जो होता है उसी को हम लोग सूखी या ड्राई आइस कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं हम लोग। आगे देखते हैं, हमारे पास 24वां नंबर का प्रश्न है कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप्स किस से बनी होती है? तांबे से, सिलिकॉन से, स्टील से या प्लास्टिक से? हमारे 4 विकल्प दे रखे हैं और इसमें दूसरा विकल्प इस प्रश्न का सही होगा। हमारी जो इंटीग्रेटेड चिप्स होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं कंप्यूटर में, वो सिलिकॉन के बने होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा जो है 25वां है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है ना? कैंसर के उपचार में कौन सी गैसें उपयोग की जाती हैं? 4 गैसें हैं, हीलियम, दूसरा आर्गन, तीसरा क्रिप्टॉन, चौथा है रेडान। तो कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होने वाली जो उत्कृष्ट गैस है वो चौथी है, वो है रेडान। ठीक है प्यारे बच्चों, रेडान। तो आज के जो 25 प्रश्न हमने किए हैं वो बेहद ही महत्वपूर्ण है, किसी न किसी परीक्षा में अवश्य पूछे गए हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इसे एक बार पुनः
देख लेंगे तो आपको ये सारे प्रश्नों को अच्छे से भली भांति याद हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।